वेलकम टू पेन किलर सीरीज। आज है एसएचएम का लेक्चर 2। चाहे आप स्मूथ सरफेस पे रख दीजिए, चाहे किसी इंक्लाइंड पे रख दीजिए, चाहे आप इसको इस तरह से हवा में लटका दीजिए, इन सब जगह पर टाइम पीरियड सेम ही आने वाला है। लेट्स से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा देखो, अगर आप फोर्स मेथड से जाओगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये x नीचे जा रहा है, पुली कितना नीचे जा रही है, पुली x/2 नीचे गई होगी तो ये x/2 खींचेगी। इस पूरे सिस्टम ने इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाई है वही एक अकेली स्प्रिंग अगर सेम फोर्स लगा दे रही है तो वो अकेली स्प्रिंग इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट या फिर रिप्लेसमेंट कहलाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन किलर सीरीज। आज है एसएचएम का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात करी थी फेजर से रिलेटेड, किस तरह से फेजर एसएचएम के प्रॉब्लम्स को आसान बनाता है और एसएचएम की जो इक्वेशन है उससे डील करने के लिए फेजर किस तरह से बेटर ऑप्शन है, ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में सीखा था। वहां पे कुछ हमने कोलिजन वाले क्वेश्चंस भी किए थे, लीनियर एसएचएम में ब्लॉक टकरा रहा था या एंगुलर एसएचएम में भी अगर कोई ब्लॉक एसएचएम का छोटा सा पार्ट ही कर रहा था तो उस रिमेनिंग पार्ट का टाइम पीरियड कैसे निकालते, ये हमने लेक्चर 1 में सीखा था। आज इस लेक्चर में जो हम काम करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एसएचएम प्रॉब्लम्स। कई बार आपने देखा होगा कि एसएचएम की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं। एसएचएम का यूज हर चैप्टर में है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, आपके चाहे फ्लूइड्स हो, मैकेनिक्स हो, रोटेशन चैप्टर हो, रोलिंग के साथ हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी एसएचएम की बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है, तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। मेजरली करना हमें एक ही काम होता है, एसएचएम की फोर्स इक्वेशन F = -kx ही है, वहीं से एक्सेलरेशन निकालते हैं, वहीं से ओमेगा स्क्वायर निकल के टाइम पीरियड हमारे पास आता है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमें यही सेम काम करना होता है, बट किस तरह से हम लोग चीजों को फास्ट कर सकते हैं वो आज इस सेशन में समझ रहे होंगे। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन हमारे पास जो होती है F = -kx होती है। यहां पर मैं ऑब्वियसली x मीन पोजीशन x = 0 लेके चल रहा हूं। व्हाट इज मीन पोजीशन? जहां पर फोर्स 0 होती है। अगर यहां पर मैं कुछ भी कांस्टेंट लगा दूं, लेट्स से यहां पे कोई कांस्टेंट लग गया, देन दिस कांस्टेंट ओनली डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन को डिसाइड करने के काम में ही आने वाला है ये टाइम पीरियड में कोई भी अफेक्ट नहीं डालने वाला, ठीक है। ये ओनली डिसाइड्स कांस्टेंट फोर्स, ओनली डिसाइड्स मीन पोजीशन। बट जो टाइम पीरियड है वो ये वेरिएबल फोर्स, वो मीन पोजीशन के अराउंड किस तरह से ऑसिलेशंस होने हैं वो ये वेरिएबल यहां पर जो फोर्स आएगी यही डिसाइड करेगी टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम यहां से हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा दैट इज k/m, और यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ओमेगा = 2π/t। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को चाहे आप स्मूथ सरफेस पे रख दीजिए, चाहे किसी इंक्लाइंड पे रख दीजिए, चाहे आप इसको इस तरह से हवा में लटका दीजिए, इन सब जगह पर टाइम पीरियड सेम ही आने वाला है। चाहे आप इंक्लाइंड पे रख दीजिए, कुछ कितना भी एंगल हो अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता कोई फोर्स लगा दीजिए आप इस पर, नीचे की तरफ कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दीजिए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दीजिए, या यहाँ पर मैं कोई कांस्टेंट फोर्स लगा देता हूं, लेट्स से F0। ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स क्या करेगी, आप देखिए यहां पर जिस तरह से मैं नेचुरल लेंथ लिख रहा हूं, नेचुरल लेंथ इज अ मीन पोजीशन, यही मीन पोजीशन है। यहां से x शिफ्ट करने पर F = -kx हो जाएगा आपके पास, एंड एक्सेलरेशन = -k/mx। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे -ω²x डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा √k/m, और यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k। ये सभी को आता होगा, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें। यहां पे बस क्या होने वाला है, ये हवा में लटका हुआ है तो इसकी नेचुरल लेंथ से जो मीन पोजीशन है वो शिफ्टेड हो जाएगी। कितना नीचे शिफ्टेड हो जाएगी? mg/k। ये मीन पोजीशन है, mg/k नीचे शिफ्ट हो गई। सिमिलरली यहां पर भी नेचुरल लेंथ इधर होगी और मीन पोजीशन जो होगी वो शिफ्टेड होगी। mg sin अल्फा को जहां kx के बराबर कर दोगे आप,
दैट एक्स गिव्स द पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन। सिमिलरली यहां पर भी आप देखें, अगर हम बोलें कि इसकी मीन पोजीशन जो होगी वो नेचुरल लेंथ से आगे आएगी, मीन पोजीशन कितना दूरी पर आएगी, एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के दूरी पर इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो इन सभी केस में हमारे पास टाइम पीरियड हर जगह सेम है, टाइम पीरियड हर जगह t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आने वाला है। जस्ट जो कांस्टेंट फोर्स लग रही है इन तीन के केस में, यहां पर mg, यहां पर mg साइन अल्फा, यहां पर एफ नॉट, ये फोर्सेस जस्ट शिफ्ट द मीन पोजीशन, और कोई भी इफेक्ट ये एसएचएम में नहीं डाल रहे होते, और टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं डाल रहे होते। ठीक है, तो एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम का यही होता है। हाँ, अब इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करें तो क्या सिचुएशंस बनती है उसको देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे जा सकते हैं हम लोग, ये सभी को आता होगा, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे बच्चे, सीरीज पैरेलल की चर्चा करेंगे हम लोग। लेट्स से सीरीज अगर बनाया जाए, सीरीज मतलब दोनों में फोर्स सेम आनी है, दोनों स्प्रिंग्स में या तीनों स्प्रिंग्स में, जितनी भी स्प्रिंग्स है हमारे पास। लेट्स से एक स्प्रिंग ये रही, दूसरी स्प्रिंग ये रही, और ये किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, ये K1 K2। अब इसको अगर हमने x डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया तो ये एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड अपने को निकालना है। हम बस ये सोच लें कि अगर हमारे पास इन दोनों स्प्रिंग्स की जगह पर एक ही स्प्रिंग होती, जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं, अगर कोई एक अकेली स्प्रिंग वही काम कर दे तो क्या वो इन दोनों का रिप्लेसमेंट कहलाएगी, और उसी को हम लोग के इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अगर हमें के इक्विवेलेंट पता पड़ जाए, यहां तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो स्प्रिंग बनाती है, यहाँ पुलिस सिस्टम और कितना भी बड़ा सिस्टम बना दिया जाए, हर जगह पे अगर आपने के इक्विवेलेंट लिख लिया तो टाइम पीरियड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट। सिंपल, हर जगह टाइम पीरियड यही होने वाला है, बस के इक्विवेलेंट लिखना आना चाहिए आप लोगों को। अब यहां पर हम लोग इस चीज को समझें कि सर के इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को फॉर्मूला याद होगा, बट एक बार मैं उस फॉर्मूले की जड़ पे जाना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग करेंगे उसको, वो यहां समझ में आएगा। फॉर्मूला याद होगा, 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 हो जाएगा सर। ठीक है, मैं यहां पर देखो एनर्जी मेथड से ज्यादा समझूंगा इस चीज को, बट पहले मैं फोर्स एनालिसिस करता हूं। फोर्स मेथड, फोर्स मेथड देखें तो लेट से ये x गया, तो क्या ये दोनों x खिंची होंगी? नहीं। ये अगर x गया है तो क्या ये x खिंची होगी? हाँ, ये x खिंची होगी। अगर ये x खिंची होगी तो इस पर जो फोर्स लगी होगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट x। बट ये अगर x गया है तो ये x1 खिंचा होगा, मान लो ये x2 खिंचा होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगी दैट इज k2 x2। तो हम ऐसा बोले कि अगर x खिंचने पर दोनों जगह बराबर बात है, ये इक्विवेलेंट लगाने के बाद भी बराबर बात है, तो ये फोर्स और यहां वाली फोर्स बराबर होगी। तो हम एक काम तो ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो टेंशन आएगी और इस पूरे में, क्योंकि सीरीज में है, तो हर जगह पे जो भी टेंशन होने वाली है वो हर जगह सेम रहेगी। वही टेंशन फोर्स यहां होनी चाहिए, स्प्रिंग के अंदर की टेंशन बोल रहा हूं जो खींच रही है वो। तो हम देखिए टेंशन जो है, चाहे वो K1 X1 लिखो, चाहे K2 X2 लिखो, चाहे वही K इक्विवेलेंट X लिखो, क्योंकि इक्विवेलेंट वाली जो है वो वास्तविकता में x खिंच रही है, बट K1 K2 जो है वो X1 X2 खिंच रही होंगी, तो टोटल जाके x गई होंगी वो। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। थोड़ा गला खराब है आज बट यहां से अगर ये दोनों इक्वेशन समझ पा रहे हो तो यहां से अपने आप फॉर्मूला बना लो, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। मैं इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, बट क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के बेसिक्स हिले हुए हों, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x1 की वैल्यू निकालेंगे तो t बाई k1, मैंने पूरा t के टर्म्स में लिख लिया। x2 की वैल्यू निकालेंगे तो t बाई k2, और आप देख रहे हो t से t कट जाएगा, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 हमारे पास आ गया, और k इक्विवेलेंट आ जाएगा तो टाइम पीरियड वहां से फटाफट निकल आएगा। बट हम इस मेथड को या हम नहीं कर रहे होंगे, फास्ट जो हमारे पास तरीका होगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में वो होगा एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड हमें किस तरह से चीजों को फास्ट करवाता है ये अपने को सीखना है। आप देखो, अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे आप, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, K1 X1 ले लेते हैं।
हाफ k1 x1 स्क्वायर। अब एक k1 वाली स्प्रिंग अगर x1 खिंची हुई है तो k1 x1 स्क्वायर हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। हाफ इसको लिखा जा सकता है ऊपर नीचे, अगर k1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर हो जाएगा k1 x1 का स्क्वायर अपॉन k1, और k1 x1 जो है ये तो उसके अंदर आने वाली टेंशन है। तो एक स्प्रिंग के अंदर वाली टेंशन t स्क्वायर अपॉन 2k1, क्या पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जा सकता है? तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, ना कि हाफ के एक्स स्क्वायर, हम लोग टी स्क्वायर बाई 2k1 ये यूज कर रहे होंगे। तो एक पूरे स्प्रिंग सिस्टम में जो एनर्जी आई है, आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन का अगर मेथड 2 देखें हम लोग, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मेथड 2 देखें, ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखें तो इसके अंदर जो एनर्जी आई होगी वही इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी गई होगी एक्स खींचने पर। तो आप देखो इसके अंदर जो एनर्जी गई होगी दैट इज, मैं यहां पर सिस्टम बना देता हूं वापस से, क्योंकि एक ही बार अपने को ये समझना है, बाकी तो यूज ही करना है। आपको सीरीज में ये नहीं देखना पड़ेगा अब अगर एनर्जी मेथड से जाते हो कि कौन कितना खिंचा है, क्योंकि जब आप एनर्जी इस पॉइंट से लिख रहे हो तो यहाँ पे x1 x2 x नहीं है, तो आपको हमेशा यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन वगैरह नहीं बनाने पड़ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जाके। यहाँ पे कैसे काम हो रहा होगा, यहाँ पे आप सीधा लिखोगे कि यहाँ पे अगर इस ब्लॉक पे टेंशन T लग रही है, इक्विवेलेंट लगा रहा है, तो ये दोनों मिलके जो टेंशन यहाँ पे लगा रहे थे वही ये अकेली स्प्रिंग लगा दे रही है। तो जो एनर्जी इसके अंदर आई होगी वही एनर्जी इसके अंदर आई होगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2k इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी टेंशन वही है, यहाँ पे भी टेंशन वही है, हर जगह टेंशन वही है। यहाँ पे जो एनर्जी आएगी टी स्क्वायर अपॉन 2k1 प्लस इसकी टी स्क्वायर अपॉन 2k2। अगर टेंशन में रिलेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं तो आप देखो यहाँ तो टेंशन इक्वल ही है, हमारे पास आंसर आ गया 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये वही आ गया जो फोर्स एनालिसिस का मेथड था हमारे पास। तो हम ये वाला एनर्जी मेथड ज्यादा यूज कर रहे होंगे। एक बार इसको पॉज करके समझ लो, देख लो, लिख लो। मैं पैरेलल में भी इसको इंक्लूड कर देता हूं, चाहे हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हो, लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी अगर हम लोग जाएं तो देखो 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 देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब तो हमारे पास सिंपल है कि अब जो स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वो दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। चाहे इस तरह से दिखा दूं मैं आपको, चाहे इस तरह से दिखा दूं, K1 K2 और M। यहां से आप समझो अगर ये x इधर गया तो इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो इधर आएगी, K2 इधर लगाएगा K2x, और ये भी इधर लगाएगा K1x। अब देखो दोनों फोर्स एक तरफ आ रही हैं। सिमिलरली ये अगर नेचुरल लेंथ से इधर x गया तो इस पर भी लगने वाली जो फोर्स आने वाली है वो वही आने वाली है K1x और K2x। दोनों का देखो FBD सेम है। एक्चुअली यहाँ पे अगर इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक ही स्प्रिंग बना दें तो एक ही स्प्रिंग अगर वो kx फोर्स लगाई तो आप देखो नेट फोर्स कितनी है, K1x प्लस K2x। अगर k इक्विवेलेंट x के बराबर कर देंगे यहाँ से तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 आ जाएगा। एग्रीड 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 एग्रीड, ठीक है। यही हम लोग एनर्जी मेथड से भी कर सकते थे। अगर एनर्जी मेथड देखें हम लोग मेथड 2, तो आप देखिए k इक्विवेलेंट, यहां पर देखो अगर मैं बोलूं टेंशंस, टेंशन 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 टेंशन, इस पर अगर हम लगा दें एक ही स्प्रिंग, के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे एनर्जी जो इसके अंदर है T1 स्क्वायर, जो एनर्जी होगी इसके अंदर दैट इज हाफ में, यहाँ पर देखो हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ, ये भी x है x स्क्वायर और दूसरा भी x है, पैरेलल में दोनों ही सेम जा रहे हैं, और यही हाफ k इक्विवेलेंट x स्क्वायर के बराबर होगी। तो पैरेलल वाले केस में तो हमारे पास फोर्स वाला मेथड हमें फास्ट दिख रहा है,
यहां पर से आपने टेंशन वाला क्यों नहीं लिखा? टेंशन वही स्प्रिंग में जो टेंशन है इक्विवेलेंटली उसका स्क्वायर अपॉन 2k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई 2k1 प्लस T2 स्क्वायर बाई 2k2। यहां से T1 T2 अपने को K1 K1x K2x और K इक्विवेलेंट x ही रखना पड़ेगा, तो अपने आप हमारे पास सॉल्व होके यही आ जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। यहां पर हमें पैरेलल में जो हमारे पास हेल्प कर रहा है वो फोर्स वाला मेथड ज्यादा इजीली फास्ट कर दे रहा है। बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे जो एनर्जी वाला मेथड होगा वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हो। कैसे? चलिए एक बार हम सिचुएशंस को देखते हैं। एनर्जी मेथड से देखेंगे हम लोग। लेट्स से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर ये कह रहा है ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, एक बार आप पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका मास आपने m दे रखा है, मास m दे रखा है, फोर्स F लग रही है। हमें पता है कि कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। अगर इसका मुझे कैसे भी करके K इक्विवेलेंट पता पड़ जाए, अगर मुझे पता पड़ जाए ये सिर्फ K इक्विवेलेंट कितना है तो काम हो जाएगा। मानता है कि नहीं मानता है? बस K इक्विवेलेंट पता पड़ जाए तो आंसर तो हो जाएगा हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K इक्विवेलेंट। यहां बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये फोर्स, इस फोर्स का कोई काम नहीं है, डिसाइडिंग ओनली द मीन पोजीशन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट फोर्स है ये, इसका टाइम पीरियड अपने को निकालना है। ओके ओके ओके, ये सारी आइडेंटिकल हैं। लेट्स से सबका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K गिवन है। अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, हम ये सोचेंगे कि जैसे ये 4 स्प्रिंग्स और पुली सिस्टम यहां पे हमें दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स है सर, पता नहीं क्या करने वाला है ये, बट अगर हमने इन सब को हटा के एक ही स्प्रिंग लगा दी तो जो काम ये सब मिलके कर रहे थे वही काम ये अकेली कर रही होगी स्प्रिंग। एग्रीड और नॉट? जो काम इन सब ने मिलके किया होगा कि ये स्प्रिंग अकेली कर रही होगी। तो यहां पर देखो, लेट से मैं ऐसा बोलूं कि इस स्प्रिंग ने यहां पर लगाई टेंशन T, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन T आई जो इस ब्लॉक पर लगाई होगी टेंशन T। ठीक है, अगर इस पे T है तो क्या इस पूरी रस्सी पे T रहने वाली है? हाँ, ये तो आइडियल सिचुएशन है। इस पे T है तो यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे 2T हो जाएगी क्या? यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो इसके अंदर भी 2T हो जाएगी क्या? मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी दैट इज 2T। एग्रीड और नॉट? दैट मीन्स इस ब्लॉक पर इस पूरे सिस्टम ने 3T फोर्स लगाई, तो अकेली स्प्रिंग के इक्विवेलेंट वाली भी अगर 3T फोर्स लगाते तो क्या ये इन सब का रिप्लेस करेगी? कैसे आपने सोचा सर ये बात? मैंने सोचा कि x शिफ्ट करने पर अगर ये t लगा रही है तो ये 2t लगाएगी, तो टोटल 3t फोर्स लग रही है। अगर एक k इक्विवेलेंट वाली भी अगर x शिफ्ट करने पर 3t फोर्स लगा रही हो तो क्या वो उन सब का रिप्लेसमेंट कहलाएगी? इसी थॉट पर हम लोग यहां पर k इक्विवेलेंट निकाल लें। तो k इक्विवेलेंट देखिए कैसे हो जाएगा, आप देखिए सॉल्यूशन फास्ट। जो एनर्जी इसके अंदर है दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है टी स्क्वायर अपॉन 2k। तो यहां पर जो हमारे पास टेंशन है दैट इज 3t स्क्वायर अपॉन 2k इक्विवेलेंट। यही एनर्जी इस पूरे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है? इस सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी टी स्क्वायर बाई 2k प्लस इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर टेंशन कितनी है? 2t, 2t है इसके अंदर, तो 2t का स्क्वायर अपॉन 2k प्लस इसके अंदर भी 2t है, 2t का स्क्वायर प्लस 2k, इसके अंदर t है तो t स्क्वायर प्लस 2k, 2 स्क्वायर बाई 2k। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास हो गया 4 4 और 4 8 और 10, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 2k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10t स्क्वायर अपॉन 2k। 2 से 2 चला गया, t स्क्वायर से t स्क्वायर चला गया, तो k इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 9k बाई 10। और जैसे ही ये आ गया तो आंसर हो गया इस पूरे सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ
इसको पुट कर दिया हमने 9k/10। मानता है कि नहीं मानता है? एग्रीड और नॉट? तो ये कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम था जो कि ऑलमोस्ट आप देखो एक लाइन में ही सॉल्व हो गया है। मतलब मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, बाकी तो हमें रिजल्ट याद है, t = 2π√m/k इक्विवेलेंट। मानता है कि नहीं मानता है? एग्रीड? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, आपको टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं आप, एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनर्जी मेथड से आप लोग जाएं। एनर्जी मेथड से कैसे करना है? ये एक सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, हम इस पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग के साथ अगर रिप्लेस कर दें जिसका k इक्विवेलेंट हो, मास हो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? मानता है? ओके तो देखिए सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। अभी हमने क्या सीखा? जो काम ये पूरा सिस्टम मिलके इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, जो टेंशन लगा रहा है, आपको पता है इस पे टेंशन और mg दोनों लग रहा होगा, बट mg इज अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच ओनली डिसाइडिंग द मीन पोजीशन। जो टेंशन है वो किस तरह से वेरी कर रही है, उसी के बेसिस पर हमारे पास टाइम पीरियड निकलने आने वाला है। अरे यार ये टी टेंशन है और ये टी टाइम पीरियड है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ओके यहां पर अगर इस ब्लॉक पर इस पूरे सिस्टम ने टी लगाया है, तो अकेली एक स्प्रिंग वही टी लगा दे तो काम सेम हो जाएगा। हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बात कर रहे होंगे, इसके अंदर जो एनर्जी आएगी दैट इज T²/2k, और इसके अंदर जो एनर्जी आएगी आप देखो यहाँ पे T है तो यहाँ पे T/2 हो जाएगा, T/2 T/2। इसके अंदर जो टेंशन आएगी दैट इज T/2, और स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आएगी दैट इज T/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2k। अरे मानता है कि नहीं मानता है? अगर ये चीज आप समझ पा रहे हो तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहां से देखो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4k के बराबर आ जाएगा। 4k आ गया, बस यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड का आंसर। तो अब देखो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो एक लाइन में हो जा रहा है, खत्म। ये 4 का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। एक अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे, तुरंत 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 तुरंत। जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं आप तुरंत पॉज कर लिया करो, फिर खुद से ट्राई किया करो, फिर आप उसका आंसर दिया करो। देखेंगे, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस पूरे को रिप्लेस कर दिया जाए एक ही स्प्रिंग से, तो इसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है। बहुत सिंपल हो गया सर, ये तो t = 2π√m/k इक्विवेलेंट है, बस k इक्विवेलेंट पता पड़ जाए। सर यहाँ पे तो ये स्प्रिंग सिस्टम दे दिया है मैं, पुली सिस्टम। तो क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये इस ब्लॉक पर लगने वाला जो टेंशन t है, अगर वही सेम पूरा सिस्टम इस पे टेंशन t लगा रहा होगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये उस पूरे सिस्टम का रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इक्विवेलेंट कहलाएगी। बस के इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? यहां पर देखो, अच्छा देखो, अगर आप फोर्स मेथड से जाओगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये x नीचे जा रहा है, पुली कितना नीचे जा रही है, पुली x/2 नीचे गई होगी तो ये x/2 खींचेगी, ये x नीचे जा रहा है, ये सबने कर रखा होगा। मैं बता दूं, ये पुली अगर x/2 नीचे जाएगी तो ये x नीचे जाएगा। ये समझ में आता है आप लोगों को? पुली अगर x/2 नीचे गई है तो यहां से x/2 और यहां से x/2 रस्सी फ्री होगी तो ये x नीचे जाएगा। ठीक है, आपको बार बार कंस्ट्रेंट सोचना पड़ता होगा, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इसमें टाइम लग जाता है कंस्ट्रेंट सोचने में। बट आपको अगर एनर्जी मेथड से जाना है तो आपको कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ये टी है, इधर भी टी, इधर 2t होगा, तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हो कि इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज टेंशन T²/2k इक्विवेलेंट, वही इस पूरे सिस्टम में अंदर एनर्जी स्प्रिंग के अंदर ही आएगी, दैट इज 2t²/2k। यहां से सॉल्व कर लो, अगर सी कट जाएगा 4 आ जाएगा तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा k/4। यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म, एक लाइन में खत्म।
फास्ट है क्या नहीं, मानते है कि नहीं मानते है? चलो इसको निकालो, इसको निकाले, K1 K2 दे रखा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। देखिए आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के। इस पूरे सिस्टम को हटा के सर एक ही स्प्रिंग लगा देंगे, इसमें अगर टेंशन टी है तो इस पूरे ने मिलकर टेंशन टी लगाई होगी इसमें, इसमें इधर टेंशन टी लगेगी तो इधर भी टी लगेगी, इधर टी लगेगी, इधर 2T लगेगी। तो आप देख सकते हो जो इसमें एनर्जी आएगी दैट इज T² / 2K इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी आई होगी, इसके अंदर आई होगी T² / 2K1 प्लस इसके अंदर आई होगी 2T² / 2K2। That means 1/K equivalent is equals to 1/K1 plus 4/K2। तो K equivalent हो जाएगा K1 K2 अपॉन K2 प्लस 4K1 और टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2π√m/K equivalent। बस K equivalent की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, हमेशा टाइम पीरियड सेम ही रहने वाला है। एग्रीड और नॉट? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक। नहीं, स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, आइडियल। K1 K2 है आपको, हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार पॉज करके करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कर देता हूँ सॉल्व अगेन। एनर्जी मेथड, सिंगल लाइन सॉल्यूशन। इसने टेंशन T लगाई, जो टेंशन इस पूरे सिस्टम ने T लगाई वही टेंशन मैंने यहां मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे T है तो यहाँ पे कितनी होगी T/2, यहाँ पर भी T/2, यहाँ पे T/2 तो यहाँ पे T/4, यहाँ पे T/4। इसे जो है यहाँ पे T मान लेता तो यहाँ 2T हो जाता, यहाँ 4T हो जाता। आपको कहीं भी T मान सकते हो, यहाँ 4T अगर आता तो यहाँ पे भी आप 4T मानते हैं। इस प्रॉब्लम को देख लीजिए एक बार, इस प्रॉब्लम को देख लीजिए यहीं से। अगर मैं यहाँ पर T बोल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे T बोल देता तो ये भी T, ये T, यहाँ 2T, यहाँ 2T, यहाँ 2T, यहाँ 4T हो जाता। तो आप ये बोलते कि ये पूरा सिस्टम इस पे 4T लगा रहा है, तो आप यहाँ पर भी 4T मानते। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आप 4T मानते फिर। अरे नहीं आया, आप कहीं पर भी T मान सकते, बट इस पूरे सिस्टम ने इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाई है वही एक अकेली स्प्रिंग अगर सेम फोर्स लगा दे रही है तो वो अकेली स्प्रिंग इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट या फिर रिप्लेसमेंट कहलाएगी। अरे हाँ या ना बोलो यार, एग्रीड? तो इसी से करें सॉल्व, लेट्स से T यहां पे मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसके अंदर जो इस वक्त एनर्जी आ रही होगी दैट इज 4T² / 2K इक्विवेलेंट। इसके अंदर जो एनर्जी आई होगी दैट इज T² / 2K1 प्लस इसके अंदर जो आई होगी एनर्जी दैट इज 2T है, सॉरी 2T² / 2K2। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर वगैरह कर दे तो T से T कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 4/K2। तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/16K1 प्लस 1/4K2। तो K इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट इज 64K1K2 अपॉन 4K2 प्लस 16K1।
ये के इक्विवेलेंट आएगा, देन टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे पुट करना है। मानता है कि नहीं मानता है? तो आप यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पे चाहे टी मान लो, चाहे यहाँ 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 टी मान लो, कहीं पे भी टी मान लो, बट फिर आप देखो ब्लॉक पर कितनी फोर्स लग रही है। जितनी इस ब्लॉक पे लग रही है उतनी ही आपको इक्विवेलेंट वाली स्प्रिंग भी सेम फोर्स लगाए, तभी वो उनका इक्विवेलेंट कहलाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आप लोग हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि ये एंगुलर एसएचएम देखते हैं। Two identical thin rods, each with mass m and the length l, are joined at the right angle to form an L-shaped object. This object is balanced on the top of the sharp edge. If L-shaped object is deflected slightly, it oscillates. Find the frequency of oscillations. इसको हल्का सा शिफ्ट करके छोड़ दिया और फिर ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए गिवन है, एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स है, आइडेंटिकल रॉड्स है, मास m लेंथ l दे रखी है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, जिस तरह से इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ये अटैच्ड है, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पर होगा इनिशियली, और जब आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इसको यहां से आपने हल्का से ऐसे घुमाया, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये थीटा। आपने अगर थीटा इस तरफ इसको दिया है तो जो टॉर्क आएगा इस पे वो इस तरफ आएगा, उल्टा टॉर्क आएगा। कैसे आएगा उल्टा टॉर्क, एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, दोनों रॉड्स को अलग अलग देखते हैं। येलो कलर दिखाई देगा आपको, इस पे लग रहा होगा mg इस तरफ, इस पर भी लग रहा होगा mg इस तरफ। एग्रीड? अच्छा, इनिशियली देखो, अगर ये थीटा इस तरफ गया है तो ये थीटा इस तरफ गया होगा। पहले ये एंगल 45 होगा, अब ये एंगल जो टोटल हो गया होगा दैट इज 45 प्लस थीटा, और ये एंगल हो गया होगा जो ये वाला एंगल है, क्योंकि थीटा इस तरफ आ गया है तो 45 माइनस थीटा। एग्रीड और नॉट? तो ये एंगल हमने वर्टिकल से निकाल लिए। वर्टिकल से अगर ये एंगल पता पड़ गया मेरे को, तो फिर इसका जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो इस तरफ टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा। तो टॉर्क हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं यहां से लिख दूं इसको, mg साइन ऑफ 45 माइनस थीटा इंटू l/2। ये कैसे किया मैंने, देखो एक बार। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पर जो फोर्स लग रही होगी इसकी दूरी होगी l/2। तो मैंने f परपेंडिकुलर टॉर्क के लिए क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर फोर्स इंटू दूरी, ऐसे टॉर्क निकाला है मैंने। फोर्स का कंपोनेंट ले लिया पहले परपेंडिकुलर, तो mg का जो साइन वाला कंपोनेंट होगा इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट O। ये आ गया, ये किस तरफ आया, किस तरफ आया, और ये वाला टॉर्क आ जाएगा अंदर की तरफ, तो इसको हम माइनस में लिख लेते हैं, मान लो माइनस। इसके लिए हमारे पास हो जाएगा mg साइन ऑफ 45 प्लस थीटा इंटू l/2। देखो इसमें से अगर कॉमन ले लें mg l/2, तो ये हमारे पास बचेगा साइन ऑफ 45 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी आप लगा के इसको ओपन भी कर लेंगे, तो हमारे पास जो टॉर्क आ जाएगा बच्चे, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू mg l/2 साइन ए कॉस बी, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस ए माइनस का कॉस ए साइन बी, दैट इज ये हो जाएगा mg
L/2 2√2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन थीटा, और ऑब्वियसली साइन थीटा को हम लोग छोटा कर देंगे, तो थीटा को अगर स्मॉल करेंगे जो क्वेश्चन में दे भी रखा है तो हो जाएगा mgl/2√2 इंटू थीटा माइनस में, इसको आई अल्फा के बराबर कर देंगे तो mgl/2√2 इंटू थीटा माइनस में आई की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट ये दो रॉड्स हैं, तो इसका भी ml²/3 इसका भी ml²/3, तो 2ml²/3 हो जाएगा। अरे मानता है कि नहीं मानता है, ये हो जाएगा 2ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस mgl/2√2 थीटा। यहां से अल्फा निकाल लेंगे तो वहीं से ओमेगा स्क्वायर आ गया और वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, m से m कट गया, ml से 1 ml कट गया है, और ये ऊपर जाएगा तो 3g/4√2l आ जाएगा इंटू थीटा। तो कंपेयरिंग विद एंगुलर एसएचएम के लिए इक्वेशन हमारे पास, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/4√2l, और इसी को आपने 2πf के बराबर कर दिया, तो f की वैल्यू आ गई 1/2π√3g/4√2l। मानता है कि नहीं मानता है, 4√2 की जगह पे 2√2 ही आ रहा है ये ऑप्शन में। अरे यार एक 2 भी तो आएगा यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, एक 2 भी आएगा यहाँ, 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, मतलब 2 लिखना भूल गए, 2 से 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी 2 नहीं था, तो यहाँ पर है ना 2√2 बचेगा, सिर्फ 2√2, 2√2 बचेगा। एग्रीड 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 एग्रीड, ठीक है ना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1/2π अंडर रूट में 3g/2√2l। एग्रीड। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस वन। A board of mass m which is free to slide on a frictionless floor is connected by a spring to a wall. A cylinder of mass m and the radius r rest on the top of the board, as shown in the figure, is free to roll without slipping on the board. If the board and the cylinder are pulled some distance to the left and then released from rest, what is the frequency of the resulting oscillatory motion? देखो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इसको पॉज करके, तो करना हमें वही है, ये ऑसिलेशंस कर रहा है तो इस पे लगने वाली फोर्सेस देखनी है अपने को। अगर मैं एक बार एफबीडी बना लूं, लेट्स से ये एक्स खिंचा हुआ है, लेट्स मींस ये एक्स यहां से खिंचा हुआ है, तो इस पर अगर जो फोर्स लग रही होगी वो कैसी लग रही होगी। अगर आप इस पर एक बार एफबीडी बनाते हैं, एक्स खिंचा हुआ है तो इधर से फोर्स लग रही होगी के एक्स, ठीक है, और स्फीयर पर लेट से स्फीयर पर फोर्स लग रही होगी फ्रिक्शन की एफ इस तरफ, और इसका थर्ड लॉ पेयर फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का इस पे इस तरफ। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। और ये हमारे पास क्या है, बोर्ड ऑफ मास एम विच इज स्लाइड ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास एम, ये सिलेंडर है, मास एम का रेडियस आर दे रखी है, इसकी रेडियस आर है, मास एम है, और ये सिलेंडर है। बहुत बढ़िया साहब। तो एक बार इसके लिए हम फोर्स की इक्वेशन लिख देंगे, इसके लिए फोर्स की इक्वेशन लिख देंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन लेट से सेंटर ऑफ मास का a1 है, और इसका जो अल्फा है
दैट इज अल्फा 1। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन मैं ए बोल देता हूं, मुझे ए ही निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मानता है कि नहीं मानता है? तो सबसे पहले लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू, सिलेंडर का मास भी स्मॉल एम दे रखा है और बोर्ड का मास भी स्मॉल एम दे रखा है, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं हम लोग, पहली इक्वेशन। दूसरा टॉर्क लिख दे अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, तो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना हो जाएगा इसका, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ये ए वन है, अल्फा 1 है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। दो इक्वेशन लिखी अभी मैंने। यहां से देखें तो लिख सकते हैं के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। मैंने इसी तरफ एक्सेलरेशन लिया है, तो के एक्स माइनस एफ इक्वल टू एम ए, तीसरी इक्वेशन। अब मैं कंस्टेंट इक्वेशन लगा रहा हूं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए वन प्लस, तो ए वन प्लस आर अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास ए के बराबर ही होगी। इन चारों इक्वेशंस को अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले यहां से हम अल्फा 1 निकाल लेते हैं हमारे पास। अल्फा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस ए वन बाई आर। इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू ए माइनस ए वन। अच्छा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है अपने पास, सीधे सीधे ये नहीं, ए वन अपने को रिमूव करना है ना, ठीक है। तो आर से आप देखोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो एफ हमारे पास आ गया एम ए बाई 2, एम ए बाई 2, दूसरा आएगा एम माइनस एम ए वन बाई 2, और एम ए वन की वैल्यू भी एफ के बराबर है, तो यहां से इसको एफ बाई 2 पुट कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2 माइनस, यहां से देखो एफ की वैल्यू वहां पुट कर रहा हूं मैं, एफ बाई 2, तो ये एफ बाई 2 जाएगा तो 3 एफ बाई 2 हो जाएगा, 3 एफ बाई 2 इज इक्वल टू एम ए बाई 2, 2 से 2 चला गया, तो एफ की वैल्यू जो आ गई दैट इज एम ए बाई 3। अब एफ की वैल्यू भी ए के टर्म में पता पड़ गई, यहां पे पुट कर देंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो के एक्स माइनस एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, एम ए बाई 3 इज इक्वल टू एम ए, तो के एक्स हमारे पास आ गया 4 एम ए बाई 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 के बाई 4 एम इंटू एक्स, दिस विल बी अवर ओमेगा स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 के बाई 4 एम। मानता है कि नहीं मानता है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 के बाई 4 एम। मतलब ऐसा नहीं है रोलिंग लगा दिया उन्होंने तो कुछ और नया हो जाएगा उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं सॉल्व। तो जिन्होंने ट्राई किया था, जिन पे नहीं हुआ था, उनको समझ में आया कि यार एक्चुअल में यार बस वही है, अपने को एसएचएम निकालना है, तो इस पर लग रही है फोर्स, ये ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो निकाल लो बस। जैसे आपको पता पड़ा कि एक्सेलरेशन एक्स के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, और यहीं से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट्स से दिस वन, फ्लूइड भी यही करा देता हूं मैं आप लोग, फ्लूइड किया हुआ है आप लोगों ने, देख लें एक बार। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s है, is floating partially immersed in a non-viscous liquid of density rho, occupying a small volume of a beaker of a section s. The beaker rests on the horizontal tabletop. If the cylinder is slightly displaced either up or down, then release it will oscillate. Find the angular frequency for the small oscillations. ये रेस्ट पर था, आप समझो एक ऐसे डूबा हुआ, एक फ्लोट कर रहा था एक ऑब्जेक्ट। अगर इसको हल्का सा नीचे डुबा के छोड़ दिया जाए तो ये ऑसिलेट करेगा,
उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है। तो आपको ये समझ में आता है कि अभी जो ये इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा फ्लूइड बता देता हूं मैं, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर जो बॉयंसी फोर्स लग रही होगी वो इसके mg को बैलेंस कर रही होगी। और बॉयंसी फोर्स क्या होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है यहाँ पर जो लिक्विड होना चाहिए था उसकी जगह पे अभी ये ब्लॉक है, तो इसने जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसके बराबर mg लगा के काम खत्म हो गया, बैलेंस हो रखा है। अब आप इसे फर्दर डुबाओगे तो बॉयंसी बढ़ जाएगी, तो जो बॉयंसी बढ़ जाएगी दैट विल बी अ नेट रीस्टोरिंग फोर्स। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू ma के बराबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बस यहां पर गेम ये रहेगा कि आप देखो, दो तरह से चर्चा यहां पे की जाती है। कैसे? एक तरीका तो आपको बोला जाता है कि ये मान लो लार्ज टैंक में डूबा हुआ था ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक लार्ज टैंक में था। अब लार्ज टैंक में होगा तो ये एरिया काफी लार्ज हो जाएगा, या फिर एस, कैपिटल एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एस हो जाएगा, बट ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या हो गया सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, आप देखो, अगर आपने इसको बहुत ही स्मॉल एक्स नीचे डुबाया, अगर आपने इसको एक्स नीचे डुबाया, तो एक्स डुबाने पर ये जो वॉल्यूम लिक्विड का गायब होना, ये कहां जाएगा? लिक्विड गायब हो जाएगा क्या? ये पी जाएगा सिलेंडर? नहीं ना, तो कहां जाएगा सर? ये ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो एक्चुअल में ये सेटल होगा, यहां पर लिक्विड का लेवल राइज कर सकता है। लेट्स सी आपने इसे x नीचे डुबाया, लेट्स सी y ऊपर चला गया लिक्विड, तो जो नेट एक्स्ट्रा डूबा वो x प्लस वाई है। नेट एक्स्ट्रा सबमर्ज्ड इज x प्लस वाई। ये आपके समझ में आना चाहिए। नेट एक्स्ट्रा जो सबमर्ज्ड है दैट इज x प्लस वाई। ओके ओके ओके। अगर हम इस पे लगने वाली फोर्सेस देख लें एक बार, तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा बॉयंसी आएगी, नेट फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स्ट्रा बॉयंसी। और एक्स्ट्रा बॉयंसी जो आएगी वो आपके पास रो एक्स्ट्रा लिक्विड कितना, अब ये कितना डूबा है, कितना डूबा है, ये x प्लस वाई ज्यादा डूब गया है, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल एस इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी, ये आएगी एक्स्ट्रा बॉयंसी। अब x और y तो सर हमें गिवन ही नहीं है, तो आप देखो अगर आपने x किया है तो कितना पानी होगा ये, तो पानी तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना पानी होगा जो यहाँ से गायब हुआ है। पानी मतलब कोई भी लिक्विड, ये कितने एरिया में फैल रहा है? ये यहाँ ये पूरा एरिया कितना था s, s में से अगर s को माइनस कर दें तो बचा हुआ एरिया में ही फैल रहा है ये y हाइट तक। ये वॉल्यूम कंजर्व कर दी मैंने, यहाँ वाली वॉल्यूम ऊपर डाल दी लिक्विड की, तो यहाँ से y पता पड़ जाएगा आपको x के टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा, रो s इंटू एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज एस एक्स अपॉन एस माइनस एस इंटू जी। अब ये देखो आप, फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ गई। हम मास लिख देंगे, इसका मास एम हमें गिवन है, और हमारे पास सीधे सीधे इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना है अपने को। तो नेट फोर्स जो आ गई हमारे पास दैट इज, अगर एलसीएम भी ले लें हम लोग, तो रो इंटू एस, एस तो बाहर है, एक्स भी बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पे एस अपॉन, तो ये आ जाएगा एस अपॉन एस माइनस एस इंटू जी। तो रो एस एस अपॉन एस माइनस एस इंटू जी इंटू एक्स, ये आ जाएगी नेट फोर्स, और दिस विल बी द ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ रो एस एस जी अपॉन एस माइनस एस। अगर आपने फ्लूइड नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा बॉयंसी नेट फोर्स कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत बेसिक सा है, इसलिए मेरे को लगा कि आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। मास एम, ये तो नेट फोर्स आई है, मास एम से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, दैट इज F बाई m करना पड़ेगा। तो मास m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मास m आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस विल बी योर आंसर। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और क्वेश्चन देखते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ट्राई करेंगे आप लोग। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिया करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। hollow cylindrical shell of the radius r and the mass m। तो इसकी रेडियस r, ये सिलेंडर है, हॉलो है, मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद आइस ऑफ मास m। इसके अंदर आइस है, प्लेस ऑन अ horizontal floor connected with a spring as shown here। when it is disturbed it oscillate without slipping। विदाउट स्लिपिंग मतलब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स से कोई टॉर्क लगा नहीं सकती। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन अज्यूमिंग दैट द आइस इज टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो पहला पार्ट अगर देखें तो वो कह रहा है कि आइस उसके साथ एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये पूरा एज ए सॉलिड बॉडी रोल कर रहा होगा एक साथ। एग्रीड? तो यहां पर अगर इसका एक बार हम एफबीडी देखें तो आप देखो इस पर आएगी एक तो के एक्स फोर्स, और एक आ सकता है इस पर फ्रिक्शन इस तरफ। ठीक है, लेट से इस पर मैं बोलूं कि इसका एक्सेलेरेशन इस वक्त इस तरफ है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है इस तरफ, और अल्फा है इसका इस तरफ। एग्रीड? अब इस पर आप फोर्स इक्वेशन लिख दो सीधे। तो मैं फोर्स इक्वेशन लगाऊं तो के एक्स माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। दूसरा टॉर्क इक्वेशन लिखें तो ये एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर ये पूरी कंबाइंड सॉलिड बॉडी है तो ये किस तरह से रोल करती हुई जा रही होगी। एक तो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर सॉरी हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है मास m का, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम आर स्क्वायर। दूसरा इसके अंदर जो बर्फ है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, तो सिलेंड्रिकल बर्फ जो होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा हमारे पास। तो जो हम फ्रिक्शन वाली इक्वेशन है, अच्छा दूसरी एक और चीज, यहाँ पर ए और आर अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो रोलिंग इक्वेशन ए इक्वल्स टू आर अल्फा लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ, सबसे फास्ट मेथड रहेगा फ्रिक्शन निकाल लूँ। तो एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ए बाई आर। तो आप देखोगे ये आर और ये आर मिलके अंदर के आर को उड़ा देंगे, तो एफ की वैल्यू आ गई एम प्लस एम बाई टू इंटू ए। अगर ये फोर्स की इक्वेशन आ गई है तो ये पहला पार्ट में है सिचुएशन, पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं ऐसे। तो बस आप यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दो तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास के एक्स माइनस एफ, के एक्स माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है एम प्लस एम बाई टू इंटू ए इक्वल्स टू एम ए। अच्छा एक और चीज, ये मास कौन सा लिया है सर, ये मास कौन सा लिया है, ये मास जब एक्सेलरेशन का ले रहे हैं हम लोग तो m प्लस एम लेना पड़ेगा अपने को, ये मास भी हमारे को m प्लस एम ए लेना पड़ेगा। अरे यार ये पूरी बॉडी हमारे पास एक सॉलिड बॉडी की तरह आगे की तरफ जा रही है ना, तो फोर्स इक्वेशन में तो पूरा ही मास आएगा ना, तो इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू ए। यहां से आप देख लो एक्सेलरेशन x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो के एक्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा m प्लस एम प्लस एम बाई टू। एक्सेलरेशन कॉमन ले, इसको उधर लेके एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया तो जाएगा 2m प्लस 3m बाई टू। तो के एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, जो आंसर आ गया यहाँ से
kx इज इक्वल टू 2m प्लस 3m/2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2k अपॉन 4m प्लस 3m इंटू एक्स, एंड दिस विल बी अ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन 4m प्लस 3m मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो t must be equals to 2 pi under root of 4m plus 3m upon 2k. This will be your first answer. ठीक है ना, करना कुछ नहीं है यार, वही है, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इफ द आइस मेल्ट्स इनटू द नॉन विस्कस वाटर। अगर आइस मेल्ट कर रही है नॉन विस्कस वाटर में, नॉन विस्कस मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं आ पाएगा उस पर, सरफेस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दैट मीन्स अगर ये हॉलो सिलेंडर घूमेगा भी तो भी वाटर ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगा, वो रोटेशनल मोशन नहीं करने वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस अगर हमें निकालनी है तो देखिए, क्वेश्चन वही हमारे पास, बी पार्ट देख रहे हैं उसका। तो जो हमारे पास इसके अंदर जो m है वो नहीं घूम रहा होगा, बस यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ये kx लग रहा है, ये m दो है, तो अभी भी वह वाली इक्वेशन जो kx माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए रहेगी, m प्लस एम ए रहेगी, वो तो सेम ही है इक्वेशन। बट जो टॉर्क वाली इक्वेशन रहेगी, वो टॉर्क वाली इक्वेशन पानी को नहीं घुमा रही है। टॉर्क वाली इक्वेशन जो F इंटू आर है, जो अल्फा है हमारे पास, वो सिर्फ हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा ही रहने वाला। और अल्फा ए बाई आर लिख सकते हैं, रोलिंग कंडीशन लगा देंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। तो आप देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एफ की वैल्यू आ गई एम ए के बराबर। ये यहाँ पे पुट करेंगे तो के एक्स माइनस एम ए इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन जो आ गया दैट इज के अपॉन, ये आ जाएगा 2m प्लस एम इंटू एक्स, एंड दिस विल बी द ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से टाइम पीरियड आप इजीली निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m प्लस एम इंटू के। तो पानी जब आइस के फॉर्म में था तब उसका जो हमारे पास टाइम पीरियड था वो एज अ सॉलिड मूव कर रहा था पूरा पूरा। जब पानी पिघल गया, मतलब आइस पिघल गई, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, उसके ऊपर का जो स्फीयर है वो घूम जा रहा है, बट पानी नहीं घूम रहा है अंदर का। तो फोर्स इक्वेशन में तो पानी और सिलेंडर दोनों ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट टॉर्क इक्वेशन में सिर्फ सिलेंडर घूम रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, समय है हमारे पास। एक क्वेश्चन को और करते हैं। A uniform rod of mass m and length l lies on a frictionless horizontal surface. It is pivoted at a point x from its center. A spring with spring constant k is attached at one end of the rod and perpendicular to the rod. Initially, spring is in natural length. Rod is slightly rotated and released. Find the value of x for which the frequency of oscillation is maximum. एक बार आप सॉल्व करिए, पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व करिए।
चलिए साथ में करते हैं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले चीजें मार्क कर लिया करो क्या क्या क्वेश्चन में दे रखी हैं। मास m, लेंथ l, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, mg नहीं लेना है अपने को, ठीक है। डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, लेट्स से सेंटर कहीं यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी l/2 होगी। अगर इसको थीटा रोटेट भी कर दिया अपन ने, ऐसे ले लेते हैं, ये बहुत छोटा सा एंगल है बट हम थोड़ा समझने के लिए बड़ा बना रहे हैं, घबराइएगा मत। ये थीटा है, बहुत छोटा सा एंगल, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा, ये आर्क लेंथ हो जाएगी l/2 प्लस एक्स, l/2 प्लस एक्स इंटू थीटा। तो इतनी जो स्प्रिंग खिंचेगी वो इस पर जो टॉर्क लगा रही होगी, दैट टॉर्क, टॉर्क कितना आ रहा होगा kx, ये फोर्स कितनी होगी kx, ये थीटा बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट फोर्स को मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, ये फोर्स है और यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है l/2 प्लस एक्स, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, में टॉर्क लिख दिया सिर्फ इस पर। तो टॉर्क जो आ जाएगा इसका दैट इज के, अरे यार ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, ये एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैं इसको लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स को लिख देते हैं के डेल्टा एल, अब सही है, के डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ उसकी करी है इंटू l/2 प्लस एक्स, ये फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर दूरी। अब जो चेंज इन लेंथ उसकी करी है दैट इज ऑल्सो l/2 प्लस एक्स इंटू थीटा इंटू l/2 प्लस एक्स। अब यहां से आप देखोगे तो टॉर्क हमारे पास आ गया के l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। अब इसको आई अल्फा के बराबर कर दो जस्ट, अब क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आया था के l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू थीटा, यही था। आई की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क किसके अबाउट लिख रहे हैं, पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमें हिंज फोर्स नहीं पता, तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस mx²। तो अल्फा इज इक्वल टू के l/2 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन ml²/12 प्लस mx², दिस विल बी योर ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी योर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। देखो अगर हम माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे ना, तो जिधर थीटा आपने डिस्प्लेस किया है टॉर्क उसके अपोजिट है, अल्फा उसके अपोजिट है, माइनस अपने आप आ जाता है। तो k टाइम्स ऑफ l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ml²/12 प्लस mx², ये आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, मतलब इसका हमें मैक्सिमा निकालना है, इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करके, हम 0 के बराबर कर दें, करेंगे इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं और क्या आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो k टाइम्स ऑफ ट्वाइस l/2 प्लस एक्स, पावर सामने आ गई, पावर में से एक कम हो गया, इंटू एक्स में बनी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, तो ml²/12 प्लस mx² माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 2mx इंटू k टाइम्स ऑफ l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का छोड़ दिया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी कर देंगे आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर आप कर दीजिए, कर पाएंगे क्या, कर लेंगे।
और इसको 0 के बराबर करने के बाद एक बार देख ही लेते हैं आंसर। यहां पर आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, K2 K भी रहा 2 भी रहा, मतलब ये तो 0 में चला गया, फिर यहां से K2 चला जाएगा, ये क्या है mx है, L/2 प्लस एक्स से एक L/2 प्लस एक्स चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है माइनस m टाइम्स ऑफ L/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक से बन रही है, क्वाड्रेटिक के रूट निकालो, रूट 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 रूट, स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, m से m काट दिया अपन ने, स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताओ बच्चे m x कितना आ जाएगा, ये x भी है यहाँ पे, ये x नहीं कटा ना, क्या आया आंसर, ये x चेक कर लिया ना, ये x भी है यहाँ पे यार, ये x नहीं कटा है यहाँ पे 2 के से 2 के कट गया, तो L स्क्वायर बाई 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 Lx/2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, अरे क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही बेटा, बहुत सिंपल सा आंसर आ गया यहाँ पे, तो L स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू Lx/2, और यहाँ से एक L से L कट जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू L/6 आ जाएगी। बहुत ही अच्छा आंसर आ गया, बहुत ही अच्छा आंसर आ गया, x इक्वल टू L/6, चेक करते हैं एक बार, x इक्वल टू L/6 अवर आंसर, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच कैसे लगा रहे हैं ये आप लोग समझिए, कुछ कर नहीं रहे, टॉर्क की इक्वेशन या फोर्स की इक्वेशन ही मैं लिख रहा हूं, आपको बस बेसिक्स को फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में आंसर आ जाना है आपके पास, ठीक है। और स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो मेथड हमने समझा है, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स में ये तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मेथड है, जो कि एक लाइन में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो होपफुली आपको एसएचएम के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसको सबको लगा लीजिए बैठ के, आपको एसएचएम चैप्टर्स को आप अपनी तरफ से खत्म कर लीजिए कि हाँ सर ये हो गया मेरा, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।